हेलो गाइस, यूट्यूब के हैंड एंड नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं वंदना सोनवंशी आप लोगों को आज कोशिका विज्ञान के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले हमने देखा जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने भागों में किया गया है, जीव विज्ञान का वर्गीकरण समझा और जीव विज्ञान का उसमें नामकरण समझा। ठीक है, जीवों का नामकरण सीखा। अब हम आगे देखेंगे कोशिका विज्ञान। एक जीव का सबसे प्रारंभिक होता है तो वो कौन होता है? कोशिका होता है। हम ये सब जानते हैं कि जीव कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कोशिका विज्ञान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बस कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे। कोशिका विज्ञान को हम दो क्लास में देखेंगे। फर्स्ट क्लास में बस कुछ महत्वपूर्ण भाग देखेंगे, सेकेंड में इसका विभाजन देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य को बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया है? तो पुरकिंजे ने किया है 1839 ईस्वी में। ठीक है, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया है 1839 में। जीव द्रव्य क्या होता है, कैसे होता है, इसकी प्रकृति की बात करें तो ये तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ होता है। कैसा होता है? गाढ़ा सा होता है, तरल पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, लेकिन गाढ़ा होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता। और जिसका रंग नहीं है मतलब वो पारभासी भी रहेगा, आर पार देखा जा सकता है। जैसे कि पानी का कोई रंग नहीं है, ये रंगहीन है, तो हम आर पार देख सकते हैं। तो अतः ये भी जीव द्रव्य भी पारभासी है। लसलसा है, गाढ़ा है, तरल है तो लसलसा टाइप से, तो लसलसा है, वजन युक्त पदार्थ है। ये है क्या? जीव द्रव्य। हमने जान गया जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव की सारी क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, जीव द्रव्य के कारण होती है जीव की सारी क्रियाएं। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ठीक है, सवाल यदि पूछा जाए कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो जीव द्रव्य है। ठीक है, क्योंकि सारी क्रियाएं इसी की वजह से होती है। अब हम विभाजन की बात करें तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है जीव द्रव्य को, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य से समझ आ रहा है कि जो द्रव्य पदार्थ जो गाढ़ा, तरल, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ होता है, वो यदि केंद्रक के अंदर पाया जाए, ठीक है, कहाँ? केंद्रक के अंदर पाया जाए तो वो उसे कहेंगे हम केंद्रक द्रव्य। और जो कोशिका द्रव्य है ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और ये बाहर का हो गया कोशिका झिल्ली, इनके बीच में जो द्रव्य भरा होगा उसे कहेंगे कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, यहाँ टर्म आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है आगे हम देखेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। कोशिका झिल्ली तो क्या होता है? कोशिका के अवयव को एक संरचना, कोशिका का अवयव एक संरचना द्वारा घिरी होती है, पतली झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, उसी को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है ना, ये अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है, मतलब कि अपने अंदर कुछ को जाने देती है लेकिन सारे को नहीं। जिस प्रकार ईंट क्या होता है? अर्धपारगम्य, वो सारे पानी को नहीं सोखता। ठीक है, वो सारे पानी को नहीं सोखता, बस कुछ ही पानी को सोखता है। उसी प्रकार ये कोशिका झिल्ली भी होता है, जो कुछ को अंदर जाने देता है लेकिन सारे को नहीं, और कुछ को बाहर फेंकता है। मतलब कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, ये हो गया, कोशिका को दो भागों में बांट लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें जो ये जीव द्रव्य है, इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य में मुख्यतः चार तत्वों से मिलकर बना होता है। चार तत्वों का 99% चार तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखते हैं। ऑक्सीजन 76%, कार्बन डाइऑक्साइड 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। मतलब जो जीव द्रव्य होते हैं उसमें सबसे कम नाइट्रोजन होता है 2.5%, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 76%, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों लगभग होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 10.5% और हाइड्रोजन 10%। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल का होता है। ठीक है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा जीव द्रव्य समझ में आ गया क्या होता है? लसलसा, तरल, पारभासी, वजन युक्त पदार्थ होता है, जिसमें ये तत्व पाए जाते हैं।
और 80% भाग जल का होता है। अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात की बात करें तो 21:19 होता है। कहने का मतलब अकार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है और कार्बनिक यौगिक कम होते हैं। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक कम होता है। कार्बनिक यौगिक 19 है, अकार्बनिक 81 है। ओके, अब आते हैं हम कोशिका में। कोशिका को भी कुछ पॉइंट में बात करेंगे। तो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? सेल को पहली बार किसने देखा? तो लीवेनहॉक ने देखा। स्टोनवान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम कोशिका को देखा। लेकिन कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ठीक है, पहली बार देखा स्टोनवान लीवेनहॉक ने, लेकिन कोशिका शब्द का प्रयोग दिया है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम कोशिका की बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि कोशिका क्या होती है। ये सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, उसे कोशिका कहते हैं। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो माइकोप्लाज्मिक गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका का नाम है क्या है? वो जीवाणु है। कौन सा जीवाणु? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की कोशिका है। और देखो ये मैंने यहाँ लिखा है जीवाणु। ठीक है, हमको पता है कि जीवाणु में क्या होता है, जो कोशिका होते हैं एक कोशिका पाते हैं जीवाणु में। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, हमने कहा था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका होते हैं उसका केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है जीवाणु की, कौन सी जीवाणु? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की। ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे, ये सभी को पता होगा। सबसे छोटी है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग के अंडे। सबसे लंबी कोशिका तो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है। हम यदि मानव की बात करें तो मानव नर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु में होती है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है। ठीक है, ये हो गया कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण। और देखते हैं हम आगे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत 1838-39 में किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। लेकिन ये असफल हुए नई कोशिकाओं के निर्माण कैसे होते हैं बताने में। ठीक है, फिर पहली बार स्पष्ट किया किसने? रडोल्फ बिर्चो ने 1855 में। और इन्होंने बताया कि कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका का विभाजन पुराने कोशिकाओं के नए कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण काम होता है, महत्वपूर्ण एक्ट होता है, वो ध्रुव का होता है। ठीक है, ये हो गया। जो इसके जो केंद्रक हैं वो ध्रुव के रूप में कार्य करते हैं। ओके, समझ आ गया। लगभग हमने क्या क्या देख लिए कोशिका का। कोशिका पहली बार किसने दिखा था? लीवेनहॉक ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव में नर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मादा में सबसे छोटी कोशिका अंडाणु। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, जो असफल हुए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार जिसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसा होता है वो कौन है? तो रडोल्फ बिर्चो। ठीक है, अब हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं बनता है। ठीक, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक बाहरी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसका कार्य स्पष्ट होता है, वो होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं जीवाणु, नील हरित वाले सारे प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। कौन कौन से कोशिका इसमें पाए जाते हैं? कोशिका के भाग इसमें पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम पहले समझते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होता है? इंग्लिश में इसको सेल वॉल कहते हैं। तो कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हमने जीव विज्ञान को बांटा था कितना भाग में? 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु, कवक।
तो उसमें जब पादप होते हैं ना, केवल पादप की कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है और ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति है ये निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोगल केन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केन का बना होता है। ठीक है, ये था कोशिका भित्ति। हम आते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली का हमने एक बार देख चुका है क्या होता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। जो इसका जो झिल्ली है, क्या को अंदर आने देना है, किस पदार्थ को बाहर जाने देना है, इसका निर्धारण करती है कौन? कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, इसलिए क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। हर पदार्थ को अंदर नहीं आने देती और अंदर से बाहर नहीं जाने देती। किसे अंदर लाना है, किसे बाहर छोड़ना है, ये डिसाइड करती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है और कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये जो कोशिका झिल्ली है, केंद्रक के चारों ओर, मतलब केंद्रक ने कोशिकाओं के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कोशिका झिल्ली में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टारकाय, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। देखो, इससे पहले हमने कोशिका भित्ति देखा था। कोशिका भित्ति केवल पादप के कोशिकाओं में पाया जाता था। उसी प्रकार जो सेंट्रोसोम है केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो, सेंट्रोसोम हो गया केवल जंतु कोशिका, मैंने माना कि सेंट्रोसोम है, इसके अंदर दो कण जैसी रचना पाई जाती है। दो कण, एक कण हो गया, दो कण जैसी रचना होती है। इसी कण को ही सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है और इसे ही सेंट्रियोल कहते हैं। और जो सेंट्रियोल होती है ये समसूत्री विभाजन में ध्रुव का कार्य करती है। ठीक है, ये था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है सेंट्रोसोम। ठीक है, अब आते हैं अंतर्द्रवी जलिका। अंतर्द्रवी जलिका, देखना अंतर्द्रवी जलिका क्या होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, अब कोशिका द्रव पता है ना, ये केंद्रक हो गया और ये केंद्रक झिल्ली हो गया। इसके बीच में जो द्रव भरा है, इस द्रव को ही कहते हैं कोशिका द्रव। तो इस कोशिका द्रव में ये चपटा टाइप से होता है। ऐसे चपटे आपस में जुड़े, यहाँ पूरा ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ऐसे चपटे। ठीक है, चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत, देखो ये नलिका जैसे बन गया ना, छोटी नलिकावत जलिका तंत्र बिखरा होता है इसके अंदर में। पूरा जरूरी नहीं कि एकदम यू हो, पूरा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये केंद्रक हो गया और ये कोशिका झिल्ली हो गया। केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव के अंदर चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिका व तंत्रिका जलिका तंत्र बिखरा रहता है। इसे ही अंतर्द्रवी जलिका कहते हैं। ठीक है, यदि हम इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका और एक होती है चिकनी अंतर्द्रवी जलिका। खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका किसे कहते हैं? तो देखो, हमको समझ में आ गया कि अंतर्द्रवी जलिका कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव में पाई जाती है। तो कोशिका द्रव में जो अंतर्द्रवी जलिका पाई जाती है, उस अंतर्द्रवी जलिका के, जैसे ये अंतर्द्रवी जलिका हो गया, पतली सी हो गई, ये हो गई अंतर्द्रवी जलिका। ठीक है, नलियुक्त हो गई और आपस में जुड़ी हुई है और चपटा है। इस जो सतह है, इसके सतह में राइबोसोम पाया जाता है। अंतर्द्रवी जलिका की सतह में राइबोसोम पाया जाता है और जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसे खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका कहते हैं। और जिस कोशिका, ये कोशिका हो गया, ये क्या हो गया, अंतर्द्रवी जलिका हो गया। और जिस अंतर्द्रवी जलिका में यदि राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे चिकनी अंतर्द्रवी जलिका कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जिस अंतर्द्रवी जलिका की सतह में राइबोसोम पाया जाता है उसे खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका कहते हैं और जिस अंतर्द्रवी जलिका में राइबोसोम अनुपस्थित होता है उसे
चिकनी अंतर्द्रवी जलिका कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम का काम पता है क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो जहाँ जिस अंतर्द्रवी जलिका में राइबोसोम रहेगा अर्थात खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका में प्रोटीन का संश्लेषण होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये क्या होगा, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण व स्त्रवण होगा, उसमें भाग लेगा सक्रिय रूप से। हो गया, ठीक है। और जो चिकनी अंतर जिसमें क्या नहीं है, जिसमें राइबोसोम नहीं है, ठीक है, जिसमें राइबोसोम नहीं है, चिकनी अंतर्द्रवी जलिका है, उसमें लिपिड संश्लेषण होगा। लिपिड क्या होता है, लिपिड हमने देखा था ऊपर में, क्या होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड का बना होता है। और कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली होता है जो कोशिका के अंदर आने वाली एवं अंदर से बाहर जाने वाली पदार्थ का निर्धारण करता है। ठीक है, तो समझ लो कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो जो चिकनी अंतर्द्रवी जलिका है वो लिपिड का संश्लेषण करती है। और लिपिड कहाँ होता है, तो कोशिका झिल्ली में होता है। कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड का बना होता है, लिपिड का बना होता है। तो उसी को बनाने में चिकनी अंतर्द्रवी जलिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें स्टीराइडल हार्मोन उपस्थित होता है। चिकनी अंतर्द्रवी जलिका जो होता है इसमें स्टीराइडल हार्मोन्स पाया जाता है। स्टीराइडल हार्मोन्स क्या होता है, तो जो एथलेटिक होते हैं वो अपने बॉडी में, ये एक रासायनिक पदार्थ है, ये इसको इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। और इससे क्या होता है, ये शरीर में भी बनता है प्राकृतिक रूप से स्टीराइडल हार्मोन, लेकिन बाहर से भी लिया जाता है। इससे मांसपेशियां विकसित होती हैं और शरीर बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव को नहीं जानते हैं, खिलाड़ी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि यदि हम लेना बंद कर दें तो हमारा शरीर वापस पहले जैसा हो जाएगा, जो इतना अच्छा बना है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए कंटिन्यू लेते हैं, जिससे बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो जो स्टीराइडल हार्मोन्स होते हैं ये मांसपेशियों को विकसित करते हैं। ठीक है, तो अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके उपयोग के लिए, इसका इंजेक्शन का उपयोग लेने के लिए। ये शरीर में भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो स्टीराइडल हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, मांसपेशियों को विकसित करते हैं। ठीक है, शरीर बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, तो चिकनी अंतर्द्रवी जलिका में पाए जाते हैं स्टीराइडल हार्मोन। ठीक है, यदि हम अंतर्द्रवी जलिका के कार्य की बात करें, अंतर्द्रवी जलिका के कार्य की बात करें तो इसमें वसा व प्रोटीन का संचरण होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अंतर्द्रवी जलिका क्या करता है कि कोशिका के अंदर द्रव के रूप में होता है, ये द्रव में कोशिका द्रव के में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, वसा और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि यहाँ से इसको ये खुरदुरी से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, और चिकनी से क्या बन गया, वसा बन गया। ठीक है, तो इनका प्रोटीन और वसा का क्या करता है, या ट्रांसपोर्टेशन करता है, संचरण करता है। कौन, अंतर्द्रवी जलिका। ठीक है, और ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण, झिल्लियों का निर्माण करता है। जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया, इनका ये निर्माण करता है। ठीक है, तो ये था क्या, अंतर्द्रवी जलिका। हम आगे देखते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, हाँ, अब आगे देखते हैं हम। इसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो इससे पहले हम जो इसमें टर्म दिए हुए हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी, अल्टमैन ने। और नामकरण किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो बेंडा ने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, खोज किया है अल्टमैन और नाम दिया है बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, देखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका का शोषण स्थल होता है। ये कोशिका का शोषण स्थल होता है। जिस प्रकार मानव में शोषण स्थल केवल एक होता है, लेकिन कोशिका में शोषण स्थल की संख्या निश्चित नहीं होती, ये असंख्य में होते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का शोषण स्थल है और कोशिका में इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती। ठीक है, क्या करता है, ये ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ये ऑक्सीकरण करता है। कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। बस इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र कह रहे हैं।
इसके और ऊर्जा निर्माण कर रहा है, ऊर्जा से कार्य करेगा, मतलब क्या का काम कर रहा है, इंजन का काम कर रहा है, इसीलिए इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। ठीक है, देखना प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम, हाँ राइबोसोम में हमने ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। राइबोसोम में 2 प्रकार का राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की गुण पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब डीएनए के केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। ये जो डीएनए है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, केंद्रक में बस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, ये था क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे हम ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जा घर या शक्ति केंद्र कहते हैं और कोशिका का इंजन भी कहते हैं। अब आते हैं गोल्जी का। गोल्जी का को क्या कहते हैं, तो इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। ठीक है, ये क्या नलिका टाइप से बना होता है, थैली, जैसे कि हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, अंतर्दवी जलिका पढ़ रहे थे, ये भी कुछ उसी टाइप से है, नलिका एवं थैली जैसा बना होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो देखो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और गोल्जी क्या करता है, उस संश्लेषित प्रोटीन को अन्य पदार्थों की, मतलब ये पैकिंग करता है उस प्रोटीन को। जैसे प्रोटीन बन गया, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है और ये क्या नाम है, गोल्जी का क्या करता है, उसको, वो जो संश्लेषित प्रोटीन होता है उसको पैकिंग करता है और जहाँ जरूरत है, ठीक है, उस स्थान पर इसको पहुंचाता है, गंतव्य स्थान पर इसको पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, देखो बताया होगा, आपको दिखा देती हूँ मैं। देखिए, ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। ठीक है, क्या हुआ, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण हुआ, प्रोटीन संश्लेषण से प्रोटीन का निर्माण हुआ और गोल्जी क्या करता है, उस प्रोटीन को पैकिंग करता है और जहां जरूरत हो उस गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है। इसके इसी गुण के कारण गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। इसी गुण के कारण गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करता है। जो ये गोल्जी काय है, ये कोशिका भित्ति क्या होता है, हमने क्या देखा था कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आकृति बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति बनाने में लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है या कुछ पदार्थ उसका अपघटन करता है। ठीक है, ठोस पदार्थ होगा उसका अपघटन करता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, तो ये आत्महत्या का भी निर्माण करता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, देखना क्या बोला गया कि ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। तो ठीक है, यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। ठीक है, मतलब क्या कि जो बाहर निकलना चाह रहे हैं, जो कोशिकाएं बाहर स्रावित हो रही हैं, उसको ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देता है। और बाहर निकलवा दिया मतलब क्या, जो चीज़ लाइसोसोम का क्या काम था, अपघटन करना, मतलब शरीर से बाहर करना, उसी प्रकार उसको ख़त्म करना, किल करना, बाहर निकालना। ठीक, उसी प्रकार ये भी कर रहा है, जो कोशिका से बाहर जा रहा था उसको क्या करता है, बाहर निकलवाने में मदद करता है। ठीक, कोशिका झिल्ली के माध्यम से निकलवा देता है, इसीलिए कहते हैं कि इसको ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया क्या का, गोल्जी का। और देखिएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर
ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, संश्लेषण होता है इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और राइबोसोम में जो निर्मित प्रोटीन है उसके साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ये था आपका गोल्जी का। ठीक है, अब लाइसोसोम में आ जाते हैं। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुए नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुए वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। ये कैसी होती है? गोल होती है, और इसमें दोहरी झिल्ली नहीं होती है, सिंगल झिल्ली होती है, सिंगल झिल्ली होती है, उससे घिरी हुई एक थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना होता है। जो बाहरी पदार्थ हुआ उसका भक्षण करेगा तो उसको पाचन करेगा। 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या बोला गया है? स्तनधारियों की लाल कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। मतलब लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? ये जो बाहरी पदार्थ होते हैं उसका भक्षण करता है, पाचन करता है। मतलब कहने के बाद स्तनधारी जो होते हैं उनके लाल रक्त कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। मतलब ये बाहरी पदार्थों का भक्षण नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, लाइसोसोम हो गया। अब आते हैं हम लवक प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी और वर्णी लवक। ठीक है, 3 प्रकार के लवक होते हैं। हम इसको पारी पारी से देखते हैं क्या होता है। हरित लवक, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, इसमें से ये टर्म याद रखिएगा कि हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर? क्योंकि जो हरित लवक होता है इसके अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण से क्रिया कर पौधा अपना भोजन बनाती है। बस इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, यह रंगहीन लवक है। अवर्णी लवक यह रंगहीन लवक है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसलिए इसको अवर्णी लवक कहते हैं। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जैसे कि जड़ हो गया, भूमिगत तना, भूमि के अंदर जो तना गया हो। ठीक है, तो वहां पर अवर्णी लवक पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं ये। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला ये लवक है। और इससे पहले जो हम हरित लवक देखे थे ये भोजन बनाता है, और अवर्णी लवक ये संग्रहक है, संग्रह करता है भोज्य पदार्थों का और देता है उसको। ठीक है, अब हम आते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग, जैसे कि पौधों का रंगीन भाग क्या क्या होता है? पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो पुष्प, फल, बीज आदि में जो रंग पाया जाता है किस लवक से? तो वर्णी लवक की वजह से, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये था वर्णी। देखते हैं कुछ वर्णी लवक। टमाटर में लाइकोपेन की वजह से टमाटर लाल दिखता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है टमाटर में? तो लाइकोपेन वर्णी लवक पाया जाता है। गाजर थोड़ी लाल पिंक टाइप से दिखती है, वो कैरोटीन की वजह से दिखती है। ठीक है, गाजर कैरोटीन वर्णी, गाजर में कौन सा वर्णी लवक होता है? तो कैरोटीन वर्णी लवक होता है। चुकंदर में विटामिन होता है, चुकंदर जो रेड कत्था टाइप से होता है वो विटामिन की वजह से होता है। गाजर में कैरोटीन और टमाटर में लाइकोपेन। ठीक है, ये हो गया। रसधानी में आते हैं। रसधानी क्या होता है? यह कोशिका का निर्जीव रचना है। कोशिका का निर्जीव रचना, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है। ठीक है, जंतु में बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटी छोटी होती है, परंतु पादप में प्राय बहुत बड़ी होती है। यह केंद्रक में स्थित होती है।
ठीक है, पादप में ज़्यादा नहीं है, केंद्रक में स्थित होती है, वो बड़ी होती है, और जो छोटी होती है वो बहुत संख्या में होती है, ठीक है, जो जंतु में होती है। अब हम लास्ट देखते हैं केंद्रक क्या है। ठीक है, केंद्रक यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, इसे ही क्रोमैटिन कहते हैं। और यही क्रोमैटिन जो हम पढ़ रहे थे कब से, प्रोकैरियोटिक में यही क्रोमैटिन नहीं बन पाता, नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, उसे क्रोमैटिन नहीं बन पाता। क्रोमैटिन क्या होता है, जो केंद्रक द्रव्य होते हैं, देखना यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा, जो केंद्रक द्रव्य होते हैं उसमें धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा होता है, धागे नुमा जैसा होता है, जाल के रूप में पूरा बिखरा होता है। और जब प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया ही नहीं जाता, तो वहाँ धागे नुमा संरचना केंद्रक में कहाँ से उपस्थित होगा। और जब धागे नुमा संरचना उपस्थित नहीं होगा तो क्रोमैटिन कहाँ से बनेगा, और इसी क्रोमैटिन से ही DNA गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो उसमें केवल DNA होता है और वही गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्रोमैटिन क्या होता है, केंद्रक में पाया जाता है, ये धागे नुमा जैसा जाल बिखरा हुआ रहता है। ओके, अब हम देखते हैं यह केंद्रक में यह प्रोटीन एवं DNA का बना होता है। ठीक, क्या का बना होता है, यह प्रोटीन एवं DNA एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमैटिन होते हैं वो सिकुड़ कर मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। ठीक है, जब कोशिका विभाजन का समय आता है, ये एकदम पतले क्या होते हैं, धागे नुमा संरचना होते हैं, लेकिन कोशिका विभाजन की बात होती है तो ये क्या हो जाते हैं, मोटा हो जाते हैं। ठीक है, मोटा हो जाते हैं। ठीक है, मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन्हीं धागों को गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इन्हीं धागों को गुणसूत्र कहते हैं। जो गुणसूत्र क्या हो रहा, कब हो रहा है, देखो जब क्रोमैटिन का कोशिका जब विभाजित हो रहा, कोशिका का विभाजन हो रहा है, तो उस समय क्रोमैटिन सिकुड़ कर मोटे और छोटे धागों के रूप में संगठित हो जा रहा है, उसी को ही गुणसूत्र कह रहे हैं। तो हम ये देखें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें क्रोमैटिन नहीं पाया जाता, नहीं बनता है, क्रोमैटिन नहीं बनता है, तो क्रोमैटिन का सिकुड़ना, मोटा होना ही गुणसूत्र कहलाता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र नहीं बनते, नहीं पाए जाते। DNA ही गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका अच्छे से, जो क्रोमैटिन, हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, प्रत्येक जाति के जीवधारियों में प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा होता है, चिंपांजी में 24 जोड़ा होता है, बंदर में 21 जोड़ा होता है, तो ये निर्धारित संख्या होती है। ठीक है, समय बहुत चला जा रहा है, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, देखिए, बहुत काम की चीज़ है। इसको पढ़ लेंगे तो आपका एक क्लियर रहेगा कि हमारा कोशिका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ से बाहर सवाल नहीं आते हैं, आएंगे तो इसी बीच में से ही आएंगे। कुछ अदर इधर उधर का आ सकते हैं, तो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके कोशिका जैसे कंप्लीट होगा तो कोशिका से संबंधित में हमारा ग्रुप आपको क्विज करा देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, जो मेन था। ठीक है, इसी के लिए हम बहुत सारे कोशिका के अंग भाग देख रहे थे। ठीक, तो पहला आता है कोशिका भित्ति। हम जान चुके हैं कोशिका भित्ति किसमें, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये क्या का बना, सेल्यूलोज का बना होता है, ऐसा हमने पढ़ा था पादप में। ठीक, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होते हैं वो प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा शक्ति भी कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करती है। तो प्रोकैरियोटिक में ये अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में ये उपस्थित होता है। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका हिंदी नाम है अंतःप्रदवी जलिका।
अंतःप्रद्रवी जलिका ये हमने देखा था कि जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव पाए जाते हैं। इसी कोशिका द्रव में पतली चपटी धागे नुमा नलिका रूप से संरचना पाई जाती है, उसे ही अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। जिसमें राइबोसोम सतह पर होता है तो खुरदुरी और राइबोसोम अनुपस्थित होता है तो उसे चिकना कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अंतःप्रद्रवी जलिका की बात करें तो प्रोकार्योटिक में अनुपस्थित होता है। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। जब प्रोकार्योटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है तो ये कोशिका द्रव्य नहीं बन पाते, इसीलिए ये अनुपस्थित होते हैं प्रोकार्योटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में तो केंद्रक होते हैं, कोशिका झिल्ली भी दोहरी झिल्ली होती है, तो दोनों के बीच में कोशिका द्रव्य होते हैं और कोशिका द्रव्य में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिका में रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, अब हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है और गोल्जी काय इस प्रोटीन को पैक करता है और जहाँ जरूरत है गंतव्य स्थान पर पहुँचाता है, इसलिए इसको यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो ये इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता गोल्जी काय। ठीक है, अब केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक में जो झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली हो गया, तो केंद्रक जब पाए ही नहीं जाते तो प्रोकैरियोटिक में कहाँ से होगा? ये हो गया अनुपस्थित। और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, बस से याद कर लेना कि इसकी प्रवृत्ति क्या है तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि इसमें उपस्थित होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये जो बाह्य पदार्थ होता है उसका भक्षण करता है या पाचन करता है। और हमने ये देखा था जो स्तनधारी होते हैं उनके लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, इसमें आत्महत्या के थैले ऐसा कोई काम नहीं, बाहरी को ये भक्षण करे पाचन करे ऐसा कुछ नहीं होता। यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। DNA की बात करें तो इसमें एकल सूत्र के रूप में होता है और इसमें पुनः विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में होता है। ठीक है, और अब बात करें हम कसाभिका, तो कसाभिका ये केवल एक तंतु होता है, लेकिन इसमें 11 तंतु होते हैं। प्रोकैरियोटिक में एक तंतु होता है कसाभिका और यूकैरियोटिक में 11 तंतु होते हैं। ठीक है, केंद्रिका की बात करें तो केंद्रक नहीं पाया जाता तो केंद्रिका भी अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल हम लोगों ने देखा था। सेंट्रीसोम में क्या देखा था कि ये जो सेंट्रीसोम में एक या दो कर्ण जैसी रचना होती है, इसी कर्ण को ही सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये क्या नाम कहते हैं? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है ये और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। तारक काय, जिसे हिंदी नाम तारक काय कहते हैं, तारक काय के अंदर में 2 कण जैसी रचना होती है वही सेंट्रियोल होता है। ठीक ना, और ये केवल जंतुओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। श्वसन तो प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि कोशिका का श्वसन अंग होता है। ठीक, कोशिका का श्वसन अंग होता है और ये इसकी कोई संख्या नहीं होती कि कितने संख्या में श्वसन अंग है, इसकी कोई संख्या नहीं होती। ठीक है, तो कोशिका में श्वसन अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। जब अनुपस्थित होती है तो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लेगा प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में श्वसन कार्य कौन करता है, किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है और प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं लिंग प्रजनन, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक, हम कुछ देखते हैं और आगे लास्ट प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो ये थाइलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट। कोशिका विभाजन की बात करें तो इसमें अर्धसूत्री प्रकार का होता है, इसमें अर्धसूत्री समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। वीडियो आज का लंबा हो गया पर आप धैर्य बनाए रखें
और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। रिवाइज़ करना हो तो आप स्पीड करके भी रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कोशिका का जो पार्ट बचे हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर इसके लिए क्विज़ लेकर आएंगे। धन्यवाद।